आज राहुल गांधी के साथ साथ पूरे विपक्ष ने संसद में एक नारा दिया कि नरेंद्र गायब सरेंडर गायब। जिस तरीके से एलपीजी गैस की किल्लत हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? जब आप सबको याद होगा कि जब भारत देश में बीजेपी की सरकार आई थी और इसके साथ में 2014 के पहले जब नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार किया करते थे तो सरेंडर के शब्द लिखे रहते थे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आप सबको याद है। पहली बात। दूसरी बात आप सबको याद होना चाहिए। दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया था कि भारत देश की जनता में इतना पावर, मैन पावर में होना चाहिए कि अमेरिका जो है तो लाइन लगा के खड़ा रहे वीजा देने के लिए। वो भी दिन अब चले गए। तीसरा, अब वर्तमान में भारत देश के जिस तरीके से घरेलू और उसके साथ में कमर्शियल जो सिलेंडर्स का उत्पादन होता था और क्रमशः सरकार एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जिस प्रकार से रोक लगाना शुरू कर दी है। सबसे पहले इन्होंने, आप लोगों ने देखा, होटलों में सप्लाई बंद की। फिर उसके बाद देखा होगा कमर्शियल सिलेंडर जो छोटे रेडी वाले, जो आपने देखा होगा, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, रोड के किनारे, सुप्रीम कोर्ट के किनारे देखिए बहुत सारे छोटे छोटे रेडी वाले बेचारे लगाए हैं। उन रेडी वालों में सिलेंडर जो मिलते थे, अब उनका रोजगार सबका खत्म हो गया। साथ में जो छोटे, उनसे बड़े जो रोजगार वाले थे, या कोई होटल्स खोला हुआ है छोटा मोटा, कोई पराठे की दुकान लगाया है, तो कोई किसी की लगाया हुआ है, कोई चाय की दुकान लगाया है, कोई नुक्कड़ में किसी अन्य चीज़ों का पका के दे रहा है सबको, ये सब की दुकानें बंद हो गई। साथ में मेरे पास में जहाँ मैं रहता हूँ दिल्ली में, मेरे घर के जस्ट सामने छोटा सा ठेला वाला आज मुझसे बोलता है कि भैया, मैं इस सरकार को बहुत वोट दिया और मेरे पास 3 दिन से सिलेंडर नहीं है, मेरा जो है सिलेंडर ख़त्म हो गया। तो मैंने बोला मेरे पास तो घर में गैस पाइपलाइन है और एडिशनली मैं 2 सिलेंडर रखा हूँ, तुम एक ले सकते हो मुझसे। मैंने बोला इसके पहले सरकार किसको वोट दिया था तुमने? वो बोला कि भैया मुझसे मत पूछिए, इसी सरकार को दिया था वोट, पर अब ज़िंदगी में नहीं दूँगा। भारत देश में जिस प्रकार से विदेश की नीतियाँ इस सरकार के दौरान पर गायब हो रही हैं, जिस प्रकार से कमज़ोर हो रही हैं, जो नरेंद्र मोदी के नारा पूरे भारत देश में गूंज रहा था कि नरेंद्र मोदी जो है तो नरेंद्र क्या है, सरेंडर गायब। मुझे लग नरेंद्र गायब सरेंडर गायब। नरेंद्र गायब सरेंडर गायब, अर्थात हम्म। पार्लियामेंट से भी गायब हो जाते हैं जब जवाब देना होता है। और यदि कुछ भी प्रतिपक्ष के नेता करते हैं, कुछ मान लीजिए उनसे प्रश्न करते हैं, जवाब तलब करते हैं, तो उसमें उनको सो कॉल नोटिस देकर के उनको बाहर का रास्ता दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। और यदि विदेश नीति की बात की जाती है तो विदेश नीति में आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से, आप सबको पता है कि भारत देश ईरान का परम मित्र था। मैंने उस दिन भी बोला था, मैंने ट्वीट भी किया कि भारत देश की जनता ईरान के साथ में खड़ी है। हो सकता है कि भारत सरकार व्यक्तिगत निर्णय क्या लेती है मैं नहीं जानता हूँ, पर यह है कि कहीं न कहीं पर यदि सरकारें निर्णय खराब ले रही हैं, तो जनता के पास जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है और जो पुराने इतिहास को समझता है, वो सारे लोगों को समझ में है कि ईरान भारत देश में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे, तिवारी जी कितने हज़ार करोड़ लिया था उन्होंने डोनेशन में? 4,000 कितने था? 4,000 कुछ समथिंग है, जो ऑफिशियली डेटा आप लोग चेक करें। तो बिना शर्त के पैसा लिया, तब आपकी दोस्ती अच्छी लगती थी। वर्तमान में आप और पूर्व की बात तुलना करें गैस के कंजप्शन में, आपके नेचुरल गैसेज़, नेचुरल रिसोर्सेज़ के कंजप्शन में, पेट्रोल है, डीज़ल है, वैक्सीन है, इसके साथ में सीएनजी है और बहुत सारी जितने भी गैसेज़ हैं, मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल्स हैं। तो आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से हम गल्फ़ कंट्रीज़ पर लगभग 91% हम उसके ऊपर कहीं न कहीं पर डिपेंड हैं। तो जब आपको ये पता है कि 91% जब हमारा पूरा खा वहीं से पूरी मशीन ही चल रही, पूरा हमारा इंजन, पूरा हमारे पूरे भारत देश की धमनियों में जो गैस, पेट्रोल जिस प्रकार से चलता है, जिससे पूरी भारत देश की अर्थव्यवस्था टिकी है, उसको हम ऐसी बातें कर रहे हैं। सर। इज़राइल एक छोटा-सा कंट्री है, उसके ऊपर कहीं न कहीं आप जा कर के, जिस कंट्री का कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है, जिस कंट्रीज़ के बारे में आप सबको पता है कि पूरे भारत में जब भी युद्ध हुए हैं, विश्व लेवल पर हुआ है या विदेश नीतियाँ रही हैं, हमेशा भारत के साथ में अमेरिका खड़ा रहा, ईरान खड़ा रहा, ये बहुत सारे मिडिल ईस्ट के जो भी गल्फ कंट्री के कंट्रीज़ थे, वो खड़े रहे। तो फिर आपने ऐसा क्यों सबक उठाया? सवाल यह उठता है कि कहीं न कहीं आप इससे फँसे हैं। सवाल यह भी उठता है कि आप कुछ न कुछ आपकी फाइलें दबी हैं। सवाल यह भी उठता है कि आप अपने दोस्तों के लिए कहीं न कहीं फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं। सवाल यह भी है कि भारत देश की जनता मर जाए, बर्बाद हो जाए, बिक जाए, पर आपसे उससे कोई लेना-देना नहीं है। सर सवाल सर, ये। हाँ। मिडिल ईस्ट को लेकर के जैसा आपने कहा, तो एक चीज़ तो ये है कि ईरान हमारा पहले से मित्र राष्ट्र रहा है, लंबे समय से मित्र राष्ट्र रहा है। अब सवाल एक ये उठता है कि प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं, इजराइल से प्रधानमंत्री का इधर प्लेन लैंड होता है, उधर हमला शुरू हो जाता है, एक सवाल। दूसरा सवाल ये है सर कि सिर्फ मिडिल ईस्ट में तेल या गैस ईंधन पर ही हम नहीं डिपेंड हैं। हमारे 3 से 4 करोड़ लोग वहाँ पर रोजगार के लिए भी काम कर रहे हैं और वहाँ पर रिश्ते इस तरीके से ख़राब हो रहे हैं, और उसके बाद भी अब सरकार इस पूरे मामले पर अपना स्टैंड भी नहीं साफ कर रही है।
तो प्रश्न ये है कि सिर्फ गैस क्राइसिस या ऊर्जा संकट ही नहीं है, नौकरी संकट भी और पलायन का भी संकट है। इसको थोड़ा सा प्रकाशित करिए। देखिए, 2 बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें आपने जो पूछा है, मुझे लगता है आज भारत देश की इकोनॉमी और वर्तमान भारत देश के जो विदेश में लोग जो एनआरआई हैं या जो रोज़गार करने गए, सबके लिए प्रश्न खड़ा है। जिस प्रकार से ईरान ने अपने जो गैस का डिस्ट्रीब्यूशन था, उसके साथ में ऑयल और पेट्रोलियम जो उसके क्रूड ऑयल्स थे, उनका जिस तरीके से सारा कंजप्शन था, उसकी सप्लाई थी, जिस प्रकार से उन्होंने रोक दिया। तो आप सबको पता है कि इसी प्रकार से रशिया भी विश्व में काफ़ी बड़े लेवल पर इन सब चीज़ों को रखता था। रशिया के जस्ट बाजू में हंगरी है, आप सब जानते हो। हंगरी और इसके साथ में आपको पता हो कि 1-2 और यूरोपियन कंट्रीज़, मतलब 38 कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन में, उनमें से 4-5 कंट्रियों ने और भी बगावत अमेरिका के सामने कर दिया है कि मैं अपना जो एयर स्पेस है उसको अमेरिका को ईरान के अगेंस्ट में नहीं यूज करने दूंगा। दूसरा इसी के साथ अमेरिका के साथ में यह भी है कि अमेरिका एक अवसरवादी कंट्री है, अपने लिए अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए भारत को या इजराइल हो किसी को भी यूज कर सकता है। इजराइल को इसलिए यूज कर रहा है क्योंकि धर्म, जैसे मैं यदि कहूँ कि यहूदी, इस्लाम और ईसाई तीनों धर्म की बात करता हूँ तो कहीं न कहीं पर इजराइल से संबंधित है और वो इजराइल के लोग वो जाकर के ऐसे में बसे हुए, इसलिए उनका जो धार्मिक संबंध है, जैसे हम लोग अयोध्या की बात करते हैं, मथुरा की बात करते हैं, ऐसे वो भी कहीं न कहीं पर इजराइल से इसलिए कनेक्टेड है। इसलिए सारी घटनाएं अमेरिका के साथ में इजराइल खड़ा है। पर भारत देश अभी कह दे कि अमेरिका जिस प्रकार से इजराइल के साथ में खड़ा होकर कर रहेगा, उसी प्रकार से भारत के साथ में कर दे, तो भारत की नरेंद्र मोदी की विदेश नीति और जो पूरी की जो फाइलें हैं सब एक साथ सामने आ जाएंगी, आप सबको पता चल जाएगा। इसी के साथ में जो आप कहना चाहते हैं, वर्तमान में भारत देश में 153 करोड़ की आबादी है, लगभग 90 करोड़ ये माना जाता है, 98 करोड़ के आसपास है, अप्रॉक्सीमेट डेटा बोल रहा हूँ, जो वोटर लिस्ट में, अर्थात इनका 18 साल से ऊपर की है। इतने बड़े लेवल पर लोग जो बहुत सारे किसानी पर भी डिपेंडेंट, लगभग 35 से 40% डेटा जो भारत देश का है। अब वो किसानी पर भी आपने 18% जो टैक्सेस लगता था यूएसए के ऊपर लगाया गया था किसानों को, अब उसको आपने खोल दिया। तो वो अमेरिका के जो लोग बड़े बड़े उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, भारत के जो छोटे किसान हैं, उनकी भी आपने कमर तोड़ दिया, पहला पॉइंट। दूसरा, जो गल्फ कंट्रीज़ में भारत देश के बहुत सारे युवा वहाँ पर रोजगार करने लगे, आपके भी गांव के गए, हमारे भी गांव के गए। मुझे लगता है कि जो आपने ऑफिशियली डेटा बता रहे हैं 4 करोड़ 5 करोड़, वो भारत सरकार बेहतर जानती होगी। अब उन लोगों पर जिस प्रकार से खतरा मंडरा रहा है, जिस प्रकार से वहाँ दिन भर राकेट दागे जा रहे हैं, मिसाइलें दग रही हैं, जिस प्रकार से वहाँ पर हर कब किस घर में आग लग जाएगी, कब कहाँ पर बम ब्लास्ट हो जाएगा, कहाँ पर सुपरसोनिक मिसाइल छोड़ दी जाएगी, इसके बारे में कोई ठिकाना नहीं। तो भारत देश के जो विदेश नीति है, भारत देश का जो एम्बेसडर है, उन 5 करोड़ लोगों को ले आकर के वो क्या करेगा। दूसरा, जो लोग विदेश में रह करके रोजगार और अपने फैमिली को पालन पोषण कर रहे हैं, कहीं न कहीं पर भारत देश में रेवेन्यू तो आ ही रहा था, कहीं न कहीं पर भारत देश में वहाँ का पैसा यहाँ तो आ रहा था। लोग जो 5 करोड़ 10 करोड़ जो भी अलग विभिन्न कंट्रीज़ में 200 कंट्री पूरे वर्ल्ड में हैं, अलग अलग कंट्रियों की परिप्रेक्ष्य में बात करो तो भारत की इकोनॉमी का तो हिस्सा ही था। कहीं न कहीं वो पैसे आते तो भारत को अपना कोई घर बना रहा है, कोई ज़मीन खरीद रहा है, कोई रोजगार कर रहा है, इसी में लगाता था। तो वो सारी व्यवस्थाओं को लेकर के सरकार क्या कर रही है। दूसरा, आप सबको पता है कि दुबई के अभी वहाँ का वो है प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला है कि यदि किसी भी व्यक्ति से होटल सभी खाने के लिए ले रहे हैं तो उसका सरकार वहन करेगी, उनको किसी को निकाला न जाए। पर भारत देश के सर्वाधिक लोग हैं गल्फ कंट्रीज में, तो भारत सरकार उसमें क्या रोल रही है। इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट जो आपके साथ में कहना चाहिए, जो आपने बोला कि गैस तो एक मुद्दा है ही। गैस जिस प्रकार से ईरान इराक के माध्यम से जो पाइपलाइन जो जा रही है, उस पाइपलाइन से अब मुझे लगता है पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में जो दुनिया में सबसे बड़ा जो गैस के जो कंजप्शन था, भारत की भी बात करूंगा, यूरोप की भी बात कर रहे हैं, रशिया की बात, तो रशिया के पास सबसे ज़्यादा स्टोर है। अब रशिया को धीरे धीरे यूरोपियन कंट्री ने यह बोल दिया था कि मैं 5-6 साल में 2027 तक में गैस की सप्लाई, अर्थात उसके रशिया के ऊपर हम अपनी डिपेंडेंसी कम कर लेंगे, 17% करने के लिए उनका टारगेट बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि रशिया का जो व्लादिमीर पुतिन है वो तेज़ आदमी है, इंटेलिजेंट है, तो सोचेगा कि अब तो हम इनका 17% अभी बंद करते हैं, वे बाद में जो 5 साल बाद जो करना होगा करेंगे, अभी हम इनको कंट्रोल कर देंगे। पहला पॉइंट ये होगा, आप देखेंगे 1-2 दिन में होने वाले बड़े निर्णय।
दूसरा, ईरान भी जो अभी दुनिया की कंट्रीज को सप्लाई कर रहा था, जिस प्रकार से उसके सपोर्ट में कितने हैं, नॉन सपोर्ट में कितने हैं, इसमें भारत भी इंक्लूड है। यदि वो पूरी बंद कर देता है, तब इनकी नस और कमर में कहाँ पर सारी चीज़ें चलेंगी, नर्व सिस्टम कैसे एक्टिवेट करेंगी। और इसका घरेलू उत्पादन में प्रधानमंत्री जो बोला था 10-15 दिन तक का हमारे पास स्टोरेज है, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो क्या 15 दिन के लिए आप पूरे भारत देश की सरकार चला रहे हैं? यदि ये यूक्रेन की तरह युद्ध छिड़ गया और साल 2 साल तक छिड़ा रहा, तो भारत देश यदि 5 दिन का आपने देखा होगा, तो मुश्किल से 10 दिन युद्ध शुरू हुआ है और पूरे भारत देश में घरेलू सिलेंडर बंद है, तो कमर्शियल सिलेंडर बंद है। तो अब हमारे पास कोई अल्टरनेटिव सोर्सेस नहीं है, जहां हम पूरे भारत देश में जो हमारे पास गैस का कुआं है, जो हमारे पास उत्पादन होता है, गोदावरी बेसिन है, कृष्णा बेसिन है, नॉर्थ ईस्ट में असम बेसिन है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोगों ने पढ़ा है, बॉम्बे हाईवे जो था वहाँ पर बॉम्बे के पास में। इसके साथ में आपको पता है कि बर्मा जो है, म्यांमार हाईवे, तो इन सबसे हम लोग सारा निकालते थे। तो अब जब पूरी तरीके से आप थोड़ा थोड़ा करके जो आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है उस पर डिपेंड हो जाएंगे, तो जो नेटवर्क इंटरनेशनल से आपकी सप्लाई थी उसके आधार पर जब इतना तेज़ी से आपको इफेक्ट पड़ रहा है 10 दिन में, तो अभी आगे भारत देश में, दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, पूरी जगह पाइपलाइन बिछाई गई है गैस की। और आप मेरे भी घर में अब यदि वो गैस पाइपलाइन की सप्लाई पीछे से बंद कर दी गई, तो फिर आपके पास क्या रास्ता है? कोई रास्ता नहीं। तो ये विदेश नीति है, या जो राहुल गांधी कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र गायब, सरेंडर गायब, तो वो मुझे लगता है कि कहीं एक भी शब्द उसमें गलत नहीं है। बहुत सटीक शब्द, पहली बार राहुल जी ने बड़ा अच्छा सटीक शब्द दिया है, इसकी तो मैं प्रशंसा भी कर रहा हूँ। और जिस प्रकार से विदेश के लोग, युवा परेशान हैं और भारत के बेरोजगार तो परेशान ही हैं, पर इसी प्रकार के जो भारत देश में यूथ है, पूरा सरकारी नौकरी में आपने रोक लगा, जो विदेश में जाके भी बेचारे कुछ कर रहे हैं वो भी आपने रोक लगा दिया। भारत माता की जय में लगा दिया लोगों को सिलेंडर में के लाइनों में लगा दिया। अब नया तो सिलेंडर की लाइन में ही लगेंगे हम सर, लोग। मैं इसके थोड़ा सा पहले हाँ, क्वेश्चन करना चाहूँगी कि अब जो एलपीजी गैस का संकट देश में आया है, क्या मोदी जी का मेथड नाले से गैस निकालने वाला काम आएगा या नहीं? ये तो आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। ये पूरे भारत देश की मीडिया को भी पूछना चाहिए जी। कि नाले का जो गैस वाला बड़ा अच्छा समय आ गया है कि नाले से गैस का जो प्रोडक्शन है उसको भारत देश के सारे लोगों को बताएं, और अमेरिका को भी बता देना चाहिए। थोड़ा बहुत यूरोप कंट्री में भी इसका संकट गहराएगा, क्योंकि वहाँ भी गैस पाइपलाइन की सप्लाई नहीं के माध्यम से, तो वहाँ को भी दे दें। भारत देश के बड़े बुद्धिजीवी प्रधानमंत्री हैं, तो इनको वहाँ के बारे में भी बताना चाहिए। मुझे लगता है कि वर्तमान में भारत देश के प्रधानमंत्री को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, और वो इस आधार पर देना चाहिए कि मेरे अकुशल नेतृत्व, ध्यान रखना, अकुशल नेतृत्व, मेरे पास तर्कविहीनता है, मेरे पास इस चीज़ का नॉलेज नहीं था, हम भाषणबाजी बड़ी अच्छी करते थे, लफाजियाँ कर लेते थे। अब भारत देश की विदेश नीति और भारत देश का जो सारी चीज़ें हैं वो कहीं न कहीं हमसे दूर होती जा रही हैं। हम महत्वपूर्ण नहीं है, देश महत्वपूर्ण है। इस आधार पर उनको कहीं न कहीं पर अपना बैकअप करना चाहिए और उनको पीछे हो जाना चाहिए। सर, मेरा प्रश्न ये है कि अगर इस पूरे मामले पर एक तरह से क्राइसिस है, और क्राइसिस की कहानी मैं ये बता सकता हूँ कि मैं लगभग 2 बजे रात से लगातार अलग अलग जगहों पे जा कर के तमाम जो गैस गोदाम हैं, एजेंसी हैं, वहाँ पर मैंने विजिट किया है। लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। 3-3, 4-4 दिन से लोगों के घर में खाने नहीं बन पा रहे हैं। कोई पड़ोसी से मदद मांग रहा है, कोई किसी से मदद मांग रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि कहीं पर भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा, और जहाँ पर मिल भी रहा है वो सिलेंडर कैसे पहुँच जा रहे हैं एजेंसी से निकल करके ब्लैक मार्केट वालों के पास कि 5,000, 8,000, 7,000, 10,000 में बिक रहे हैं। तो ये प्रश्न है कि क्या सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकता है, या इस पर एक क्राइसिस की स्थिति बन चुकी है? सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर पाएगी। पहली बात, क्यों सुप्रीम कोर्ट इसलिए नहीं कर पाएगी कि जो भारत देश की औद्योगिक व्यवस्थाएं हैं, जो भारत देश की सप्लाई चेन है, वो सप्लाई चेन कहीं न कहीं पर डिपेंड है किसी विदेशी कंट्रीज पर। वैसे ही समझने की ज़रूरत है कि हम ईरान, इराक या गल्फ कंट्रीज पर गैस की सप्लाई पर कहीं न कहीं पर परेशान हैं, उस पर हम डिपेंड हैं। तो जब वह गैस पीछे से ही नहीं आएगी तो राष्ट्रपति हमारा क्या करेगा, और इसके साथ में हमारे हमारे भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी। सवाल यह उठता है कि भारत देश की जनता क्या करेगी, जिसने ये चुनाव किया है, जिसने इतनी सारी भारी भरकम सीटें दी है, इतनी सारी चीज़ों के भारत देश में घर घर मोदी, हर हर मोदी कर रहे थे। अब उनको इस चीज़ का जवाब लेना चाहिए प्रधानमंत्री से कि अब हमारे गैस नहीं है, हमारे पास खाना नहीं है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं है, अब आप इसका समाधान दीजिए। मुझे लगता है कि भारत देश के प्रधानमंत्री इसमें ज़रूर जवाब देंगे,
और जो गैस नाले वाली एक योजना थी, जैसा कि पत्रकार महोदय ने बताया है, उसको वो बेनिफिट्स गिनाएंगे कैसे ऐसे बनाई, टेक्नोलॉजी भी उनके पास कोई कंपनी भी होगी। तीसरा, तिवारी जी आपने अभी एक जो प्रश्न किया था, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ। अभी सुप्रीम कोर्ट के जैसे हम लोग लॉन्च में खड़े हैं मीडिया में, यही के सामने की बात है, दो वकील जा रहे थे, हमने बोला कि आपकी सरकार ने गैस का सिलेंडर बहुत बढ़ा दिया है, आपके सामने की बात है। उन्होंने बोला कि 10,000 रुपये दीजिए आपको सिलेंडर की, या 5-7 हज़ार रुपये दीजिए सिलेंडर आपको मिल जाएगा। क्या भारत देश की जनता, जिसकी तनख्वाह मान लीजिए महीने के 10,000 रुपये है, क्या एक सिलेंडर भरवा करके इस सरकार को वोट देना चाहता है? पहली बात। दूसरी बात, क्या कोई भी विश्व की सरकारें ऐसी है दुनिया की कि इस तरह व्यवस्थाएं की जाएं कि यदि इस तरह से अफरा तफरी होती है तो सिलेंडर का रेट बढ़ा दिया जाता है? सर लेकिन जनता तो ये कहती है ना कि चाहे 5,000 का हो चाहे 10,000 का हो, वोट तो हम मोदी सरकार को देंगे। कोई बात नहीं, दे ना, कौन मना कर रहा है, दे, कौन मना कर, हमने तो कहा भी नहीं आपसे एक भी शब्द कि मोदी को वोट क्यों नहीं दे रहे। आप दीजिए, खुद दीजिए, और ऐसी व्यवस्थाएं और लीजिए। और आपसे यह भी मैं कहूँगा कि और रोजगार भी बंद कर दे मोदी, तब भी वो वोट दें, बिना खाए मरे तब भी दें, सारे हॉस्पिटल्स बंद कर दें तब भी दें, हेल्थ का सारा पूरे भारत देश में क्राइसिस आया है उसको भी दें, एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो जाए उसमें भी दें। विदेश नीति में यदि अमेरिका जैसे आज गर्दन ईरान की पकड़ के रखा हुआ है, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से उनकी बातें नहीं मानी गई और उसने सीधा बैठा लिया अपने कटघरे में, वहाँ के उसको मार दिया गया। इसी प्रकार से यदि भारत के ऊपर कल कोई भी ऐसी बात आती है और भारत से पूछा जाता है कि आप इस सारी चीज़ों को लेकर के क्या निर्णय दें, भारत उसमें एक विरोध नहीं कर सकता, करके दिखाए जरा। मैं आपसे चुनौती दे रहा हूँ, आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, दम है तो प्रधानमंत्री बोले ना ईरान के खिलाफ, ईरान के फेवर में, और अमेरिका को जो है तो एक शब्द बोल के दिखाए, और तो आप 50 शब्द छोड़ दें, आप वो एक शब्द बोल दें कि मैं ईरान के साथ खड़ा हूँ, तो आप देखें इनकी दोस्ती कितनी है। एक सेकंड में सारे दिमाग ठीक कर देगा अमेरिका। फिर देखेंगे जिस प्रकार से अभी वर्तमान में ईरान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं सुनियोजित तरीके से, ईरान के ऊपर जिस प्रकार से ड्रोन बरसाए जा रहे हैं, कितने हजारों जनता मारी जा रही है, उनकी पाइपलाइन सप्लाई, एयर नेविगेशन सब खत्म कर दिया। आप एयर नेविगेशन में भी कहीं पर गूगल पर डिपेंड है, अमेरिका बंद कर देगा, क्या कर लोगे आप गूगल नेविगेशन, क्या है आपके पास? चाइना के पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अपना खुद का व्हाट्सएप है, खुद का उनके पास गूगल की तरह उनके पास यूसी ब्राउज़र है, और विभिन्न कंट्रियाज हैं उनके पास खुद के अपने डेटा का रिसोर्सेस है। पर भारत देश पर क्या है आप बताइए ना, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम भी सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं, पूरे देश की जनता से पूछें, क्या कभी इस तरह की बात हुई भारत देश में? कभी नहीं हुई। हम डिपेंड हैं, उससे लेते हैं, भारत माता की जय बुलवाते हैं, लाइन में लगा देते हैं, कभी सिलेंडर के नाम पर। लोग ये कहते हैं कि जब से मोदी जी आए हैं विदेशों में, विदेश नीति अच्छी हुई है, विदेशों में हमारा डंका बज रहा है, तो क्या वो डंका खाली नाम का है क्या? मुझे लगता है कि जो 10-15 मीडिया वाले हैं जो प्राइवेट कंपनियों के हैं, आप सब लोग जानते हैं, जिनको मोदी पूरा भारत देश बेच रहे हैं, वो उनका गुणगान करते हैं, इसलिए करते हैं कि यदि इस तरह से गुणगान मोदी का करते रहेंगे, उनके फिनेंशियल है, वो चुनाव का उनका प्रचार प्रसार का पूरा सामग्री, पूरा पैसा हर जनता के ऊपर पहुँचाते हैं, ऐसे लोग ही उनका गुणगान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया में भारत देश ने विश्व के लेवल में प्रमुख जो बड़े नेता हैं डिप्लोमेसी के तौर पर, उन्हें देखेंगे तो भारत देश के प्रधानमंत्री क्या कैटेगरी होती है वो आपको पता चल जाएगा। आईक्यू लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखें, पॉपुलेशन में तो भारत इतना आगे है कि सब लोग अभी 1 मिनट में टॉप में ला देंगे, है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें हैं। चलो, थैंक यू।